विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी। कार्य मंत्रण समिति की बैठक में एक दिन सत्र बढ़ाने का लिया गया निर्णय। आज सरकारी दिवस, नहीं होगा प्रश्नकाल। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी हुआ हंगामा। विपक्ष ने सदन को घेरने की बनाई रणनीति। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज से लगातार दौरों पर। प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में दौरा करेंगे बंशीधर भगत। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। हरिद्वार में बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला। मासूम के साथ की गई दरिंदगी के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। डीजीपी अशोक कुमार ने फरार सहयोगी आरोपी पर रखा इनाम। बीजेपी विधायक महेश नेगी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डीएनए सैंपल लेने के दिए आदेश। विधायक महेश नेगी को सीजेएम कोर्ट में होना होगा पेश। देहरादून में नए साल और क्रिसमस के जश्न मनाने वालों को झटका। सामूहिक कार्यक्रम पर लगी रोक। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये फैसला लिया गया। एसपी श्वेता चौबे ने जारी किए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। विपक्ष ने आज सदन में महंगाई और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज भी जारी। विपक्ष ने सदन में महंगाई और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। हरिद्वार में हुई मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले को भी उठाया है। मामले पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने दिया जवाब। डीआईजी गढ़वाल के नेतृत्व में अतिरिक्त टीम का किया गया गठन। तो बताते चले, लगातार विपक्ष हमलावर है और आज महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए। हालांकि जिसका जवाब मदन कौशिक ने दिया और कहा कि डीआईजी गढ़वाल के नेतृत्व में अतिरिक्त टीम का गठन कर दिया गया है, यानी कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, क्योंकि 3 दिन का ये सत्र था, लेकिन उसके बाद कार्य मंत्रणा की समिति की बैठक के बाद एक दिन और इस कार्य अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि ये असरकारी होगा, प्रश्नकाल नहीं होंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमोहन सीधा जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, आज सत्र का चौथा दिन, कार्यवाही शुरू हो गई। विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरने का काम किया। जरा उसके अलावा क्या कुछ रहा सदन में, पूरा अपडेट दें चंद्रमोहन। जी बिल्कुल अर्चना, देखिए आज उत्तराखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और 3 दिन का सत्र रखा गया था, लेकिन कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई और विपक्ष की मांग पर सत्र की अवधि 1 दिन और बढ़ाई गई और आज चौथे दिन भी जो सदन की कार्रवाई है वो चल रही है। आज कोई प्रश्नकाल नहीं होगा, ना ही कोई विधेयक वगैरह पास करने हैं। केवल जो है कार्य स्थगन के रूप में अपने मुद्दे कांग्रेस उठा सकेगी और नियम 58 के तहत अभी सदन में कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस 310 नियम 310 के तहत जो है सदन में कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल नियम 58 के तहत जो है सदन की कार्रवाई चल रही है। और आज जो चौथा दिन है उसमें विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा सदन में उठाया और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी विपक्ष ने सदन में उठाया है। हरिद्वार में जो बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, वो मामला विपक्ष ने उठाया है और कहा है कि हरिद्वार जो पूरे देश से वहाँ पे लोग आते हैं और धर्म नगरी के रूप में उसको जाना जाता है और वहाँ पर इस तरह की जो अमानवीय घटना होती है, तो उससे बिल्कुल जो है सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसका पता चलता है। इसका जवाब भी संसदीय कार्य मंत्री ने मदन कौशिक ने दिया है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है हरिद्वार, तो उन्होंने जवाब दिया है सदन के अंदर और कहा है कि जो मुख्य आरोपी है घटना का उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो सहयोगी है आरोपी का, मुख्य आरोपी का, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है जांच टीमों का गठन किया गया है और वो धरपकड़ कर रहे हैं। जो इनाम की राशि है 20,000 रुपए इनाम की राशि डीजीपी ने रखी थी जो मुख्य आरोपी का सहयोगी है उसकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन अब उसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है। लगातार दबाव बढ़ रहा है उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी। कल आम आदमी पार्टी ने भी जो है कैंडल मार्च निकाला और गिरफ्तारी की मांग की।
तो आज का जो सत्र की कार्रवाई है वो इसी तरह से चल रही है। आज कार्य स्थगन के रूप में अपने मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, ना ही तो कोई प्रश्नकाल होगा आज, ना ही जो है कोई विधेयक वगैरह आएंगे। जो विधेयक पास होने थे वो 6 विधेयक कल पास हो गए हैं। इसके अलावा जो अनुपूरक बजट था वो भी 4063 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट भी पास हो गया है। तो विपक्ष की मांग पर केवल ये एक दिन का सत्र जो है बढ़ाया गया है। अर्चना, लेकिन चंद्रमोहन, जिस तरह से देखा जाए सत्र की कार्रवाई को बढ़ा दिया गया, ना तो विधेयक पारित किया जाएगा और ना ही कोई जो है प्रश्न उठाए जा सकते हैं। बावजूद उसके फिर इस अवधि को बढ़ाने का क्या मतलब रहा? आखिर क्या फायदा विपक्ष को इससे पहुंचेगा, वो भी एक दिन की अवधि बढ़ा देने से? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो सीमित समय में ही अगर सत्र समाप्त होता तो बेहतर होता। चंद्रमोहन, देखिए अर्चना, 3 दिन का सत्र जो है शीतकालीन सत्र रखा गया था और पहले दिन जो है शोक संवेदनाओं में बीत गया। दूसरा दिन जो विपक्ष को मिला उसमें विपक्ष ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया। इसके अलावा तीसरे दिन भी कल जो है किसानों का मुद्दा उठाया। माल्टा लेकर हाथ में कांग्रेस के विधायक आए। आज महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है और इन बीच ही जो है 6 विधायक सरकार को पास करने थे, अनुपूरक बजट पास करना था। समय इतना ज्यादा नहीं था। हालांकि जो बिजनेस है सत्र का, इसके लिहाज से तो समय ठीक है, लेकिन जो विपक्ष की मांग है, विपक्ष लगातार सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा था। नए नए तर्क विपक्ष दे रहा था। जब से भाजपा सरकार आई है तो कभी भी जो नियमावली है विधानसभा की, 60 दिन तक राज्य का विधानसभा सत्र चलना नहीं चाहिए, माफ करिएगा, चलना चाहिए, उसको कभी भी फॉलो भाजपा सरकार ने नहीं किया। इस तरह के जो है तर्क विपक्ष ने रखे। और इस साल का जो विधानसभा का जो सत्र है वो मार्च में 5 दिन का सत्र चला, उसके बाद 23 सितंबर को 1 दिन का सत्र चला और 4 दिन का अब सत्र ये रहेगा। तो कुल मिलाकर जो है इस पूरे साल में 11 दिन सत्र की कार्रवाई जो है चलेगी। 10 दिन जो है सदन की कार्रवाई चली है, तो वो बहुत ही कम है। सरकार को ये भी ध्यान में था। इसी तरह पिछले सालों की अगर हम बात करें 17, 18 और 19 की, तो कभी भी 22 दिन से ज्यादा सत्र नहीं चल पाया। विपक्ष लगातार इस मांग को उठा रहा था और कल जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो है 1 दिन सत्र की अवधि बढ़ाई जाएगी, लेकिन उसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। और जो बिजनेस था, जो तय बिजनेस था, वो सभी पूरा हो गया है। तो साफ तौर पर जो विपक्ष की मांग थी उसको देखते हुए 1 दिन की सत्र की अवधि बढ़ाई गई है। और जहां तक कोरोना प्रोटोकॉल की बात है तो कोरोना प्रोटोकॉल जो है फॉलो किया जा रहा है। बड़े बड़े आयोजन भी होने लगे हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। तो विधानसभा सत्र भी चलना चाहिए। कम से कम जो है सभी जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं विधायकों की वो सदन में उठ सके, इतना समय तो विधानसभा सत्र को भी मिलना ही चाहिए। और जो सीटिंग अरेंजमेंट है विधानसभा में वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया है, तो ऐसी कोई दिक्कत उसमें नहीं है। सभी विधायकों का टेस्ट किया गया है। बाहर की किसी व्यक्ति को, यहाँ तक कि मीडिया के व्यक्ति को भी एंट्री नहीं है विधानसभा में। जितने भी ड्राइवर्स हैं, गार्ड्स हैं, वो सभी भी बाहर हैं। तो कोरोना के मद्देनजर इतना खतरा नहीं है। सभा मंडप में 29 विधायक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं, 11 विधायक दीर्घाओं में बैठे हैं और 30 विधायक हॉल नंबर 107 उनके लिए तैयार किया गया है, तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो बैठे हैं। तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सदन में कम से कम जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं विधायकों की वो उठनी ही चाहिए। और 1 दिन का सत्र ये जो बढ़ाया गया है वो विपक्ष की मांग को देखते हुए बढ़ाया गया है। ठीक है चंद्रमोहन, विपक्ष ने सदन से सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। हालांकि उसी के साथ जो विपक्ष है वो पूरी तैयारियों के साथ जुटा रहा और सदन को घेरने की कार्यवाही की। ये क्या माने कि कब तक विपक्ष जो है इस तरह से सरकार पर सवाल उठाता रहेगा? क्योंकि अभी तो जारी है कार्यवाही। क्या माने आगे भी तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिनको लेकर जो है सरकार को देना होगा जवाब? चंद्रमोहन, देखिए अर्चना, विपक्ष का काम है लगातार जो मुद्दे हैं सरकार के, जो जन विरोधी निर्णय है उनका विरोध करना और जनता के साथ जो है खड़े होकर सड़क पर उतरना और जो जन विरोधी निर्णय है उनका बहिष्कार करना, उनका विरोध करना, ये विपक्ष का काम है और विपक्ष भी उसको उसी तरह से निभा रहा है। 11 विधायक जरूर है केवल, लेकिन 11 विधायक भी जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता पहले दिन से ही लगे हुए हैं। पहले दिन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देहरादून पहुंचे और तमाम जो बड़े नेता थे जो जिनमें आपसी मतभेद थे उनको भूलकर जो है सभी नेता एक मंच पर आए। हरीश रावत, प्रीतम सिंह एक मंच पर बैठे और एक साथ ही जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर। तो पूरी तरह से विपक्ष ने अपनी भूमिका जो है उसको अच्छी तरह से निभाने का प्रयास किया। सत्ता पक्ष की हमेशा ये शिकायत रहती है कि कभी भी रचनात्मक भूमिका सदन के अंदर और बाहर नहीं निभा पाया है। तो उसी को देखते हुए जो है विपक्ष ने भी इस बार अच्छा प्रयास किया। पहले दिन सड़क पे उतरे, विधानसभा कूच किया, उसके बाद दूसरे दिन गन्ना लेकर हाथों में विधानसभा कांग्रेस के विधायक पहुंचे। सांकेतिक रूप से विरोध किया। गन्ना किसानों का जो बकाया भुगतान था उसको लेकर
कल भी जो है माल्टा वगैरह और अन्य जो फलदार वृक्ष हैं वो उनके जो फल हैं वो लेकर विपक्ष के विधायक सदन में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विपक्ष ने अपना काम किया है और अच्छी तरह से जो मुद्दे हैं वो उठ सके, ये पूरी कोशिश विपक्ष की रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं विपक्ष ने सदन से सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, जिसके तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों से नाराज है। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने ये कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी बहुत जो है महंगाई की मार का नारा देती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार के राज में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, फलों और सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रखे हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों का संरक्षण देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। गैस की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों का संरक्षण देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। इस प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर दिया गया, लेकिन उसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। महंगाई के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए थे, आज वो गैस का सिलेंडर 900 रुपये में आम जन को मिल रहा है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो कह देंगे कि नहीं, गैस का सिलेंडर जो है सस्ता है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी जब बाजार जाता है तो ना तो वो दाल खरीद सकता, ना सब्जी खरीद सकता है। एक तो वो कोरोना की महामारी से ग्रसित है और ऊपर से जो है महंगाई की मार उस पर पड़ रही है। लोहाघाट से बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने एक बार फिर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल विधायक का आरोप है कि पिछले 3 दिनों से सदन में उन्हें टनकपुर जौलजीबी सड़क का मामला उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। विधायक ने आरोप लगाया है कि टनकपुर जौलजीबी सड़क के निर्माण में कम से कम 50 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है। ठेकेदार ने गलत डीपीआर और तथ्यों के आधार पर करोड़ों रुपए का भुगतान ले लिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ठेकेदार से पूरी वसूली की जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मामले की जांच कराए, अगर तथ्य गलत पाए जाते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वो बात की बात है भाई, ये एविडेंस तो हो कि भाई आगे। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए देहरादून से जानकारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज से लगातार दौरे पर हैं। प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में दौरे करेंगे बंशीधर भगत। बंशीधर भगत दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। वार्ड से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों से करेंगे रायशुमारी। दौरे के दौरान विकास कार्यों की प्रगति का जायजा भी लेंगे प्रदेश अध्यक्ष। इसी के साथ विधानसभा में रात्रि प्रवास करेंगे। आपको बता दें 70 विधानसभाएं और सभी 70 विधानसभाओं में दौरे करेंगे और सभी विधानसभाओं में रात्रि प्रवास भी करेंगे। हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ 3 प्रकार की बैठक करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रखे हैं। तो लगातार दौरे पर है। मसूरी से दौरे की शुरुआत कर रखे प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हैं। जाहिर सी बात है, कार्यकर्ताओं के साथ 3 बैठकें होंगी जिसमें अलग अलग लोगों से बातचीत की जाएगी। पहली बैठक में सभी कार्यकर्ता होंगे और उसके बाद दूसरी बैठक में सभी वरिष्ठ नेता होंगे। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी मसूरी से आपको देते चलें। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। मसूरी पेट्रोल पंप से मसूरी पिक्चर प्लेस चौक तक रैली निकाली गई है। कार्यकर्ताओं ने जमकर कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई। बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। मसूरी पेट्रोल पंप से मसूरी पिक्चर चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ता भूल गए कि कोरोना काल भी चल रहा है और कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन वो भूल गए। और देखिए तस्वीरें आप किस तरह से बाइक रैली निकाली जा रही है। भीड़ की भीड़ उमड़ आई और सोशल डिस्टेंसिंग की
चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और जानकारी। बीजेपी विधायक महेश नेगी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने डीएनए सैंपल लेने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद अब महेश नेगी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। विधायक महेश नेगी को सीजेएम कोर्ट में पेश होना होगा। विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, तो उसी के साथ अब डीएनए सैंपल होगा और उसके बाद सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि आरोप जो लगाए गए थे उनको सिरे से नकार दिया था महेश नेगी ने और ये कह दिया था कि महिला झूठ बोल रही है। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई की जा रही है। न्यायिक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने डीएनए सैंपल के आदेश दे दिए हैं और उसी के साथ खुद बीजेपी विधायक महेश नेगी को सीजेएम कोर्ट में भी पेश होना होगा। उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन में बंद रहे होटल ढाबों के पानी के बिलों में छूट देने का फैसला पानी के बिलों के निर्धारण को गठित समिति पर छोड़ दिया। दरअसल विधायक प्रीतम सिंह पवार ने कार्यस्थगन में लॉकडाउन में बंद रहे होटल ढाबों को पानी के बिलों में 100% छूट देने की मांग की थी। विधायक ने कहा कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन ने पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ कर रखी है। होटल ढाबों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया था, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि लॉकडाउन के समय के पानी के बिल में पूरी छूट के मसले की पेयजल निर्धारण समिति को भेजने का फैसला लिया गया है। समिति के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमने जो ईयरली बढ़ोतरी होती है उसमें 6% की कमी की है। साथ साथ हमने मार्च से लगाकर और 3 महीने तक उसको एक्सटेंड किया है कि यदि कोई देगा तो उसका विच्छेदन नहीं किया जाएगा बिल के आधार पर। साथ साथ सरकार ने निर्णय लिया कि इस लॉकडाउन के समय जो संस्थान इस प्रकार बंद थे उनको पानी के बिल से संबंधित कोई छूट देनी अथवा नहीं देनी, जो एक पेयजल से संबंधित समिति बनी हुई है उसको संदर्भित किए जाने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और अहम जानकारी आपको देते चले। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा सरकार सभी जाति और धर्मों के लोगों को साथ लेकर चल रही है, ये बड़ा बयान। कहा संविधान निर्माता अंबेडकर को भारत रत्न भी गैर कांग्रेस सरकार में ही मिला। भाजपा सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर को उनका सम्मान दिया है और 13 एकड़ में बन रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर का संग्रहालय। दलितों के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। पीएम मोदी ने कल भी दलितों के लिए घोषणाएं की थी। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में डीजीपी ने कुंभ के दौरान रहने वाले पुलिस व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में उत्तराखंड पुलिस की सभी शाखाओं, पीएसी, अभिसूचना, फायर संचार पुलिस, जल पुलिस, बाहरी राज्य से आने वाली पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और की तैनाती की कार्य योजना को अंतिम स्वरूप दिया। और बैठक में डीजीपी ने कुंभ मेले के दौरान कोविड-19 के मानकों का पूरी तरह पालन करने और ड्यूटी के दौरान हर पुलिसकर्मी को फेस शील्ड का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार में बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला, मासूम के साथ की गई दरिंदगी के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां हरिद्वार में एक बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई। हालांकि इसके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के सहयोगी की गिरफ्तारी पर भी इनाम रखा है। पुलिस ने 20,000 का इनाम रखा है। डीजीपी अशोक कुमार ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसका सहयोगी अभी भी फरार है। उसे पकड़ने के लिए पूरा सहयोग डीजीपी ने मांगा और साथ ही 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुलकित हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। पुलकित, आपसे जानना चाहेंगे, काफी दुखद खबर है, हरिद्वार की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। हालांकि उसके बाद हत्या कर दी गई, लेकिन आगे क्या कार्रवाई? अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। पुलकित, देखिए, जब से धर्मगढ़ी हरिद्वार में ये घटना घटी है 5 दिन हो चुके हैं, तब से शहर में जो है लोगों में, आम जनता में आक्रोश का माहौल है। शहर में लोग जो है वो काफी इससे निराश हैं। इस तरह की घटना से न सिर्फ इंसानियत शर्मसार हुई है, बल्कि धर्मगढ़ी हरिद्वार की गरिमा पे भी कहीं ना कहीं जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो लोग जो है लगातार वो इस तरह की मांग कर रहे हैं कि जो दोनों आरोपियां हैं, जो दूसरा आरोपी फरार है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और दोनों आरोपियों को जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए, कम से कम फांसी की उनको सजा दी जाए। पुलिस भी लगातार इसी अभियान में जुटी हुई है कि जो दूसरा आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कई जगह पर पुलिस जो है इस तरह की धरपकड़ के लिए अभियान भी चला रही है और जो भी पुलिस के सभी संसाधन हैं, जो भी पुलिस के तरीके हैं, उनके लिए पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई में जुटी हुई है और सभी को इसी की तलाश है कि किस तरह से कि अपराधी जो है जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और हाल ही में जो है कल शाम जो है उत्तराखंड पुलिस के मुखिया अशोक कुमार डीजीपी ने भी आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इसके लिए 20,000 का आरोपी के ऊपर इनाम रखा है। इसका उद्देश्य ये है कि ताकि लोग जो है जागरूक हों, प्रोत्साहित हों और आरोपी के गिरफ्तारी में आम लोग भी अगर उनसे कुछ भूमिका निभा सकते हैं तो वो भी भूमिका निभाए और आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो फिलहाल हालात जो है यहाँ पर काफी आक्रोशपूर्ण है और रोज पिछले 3-4 दिनों से रोज यहाँ पर मार्च निकाले जा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और आम जन जो है वो उनमें भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। नए साल में एक बार फिर उत्तराखंड आएंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम और उसी के साथ केजरीवाल मॉडल और त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर सिसोदिया बातचीत करेंगे। एक बार फिर से उत्तराखंड का रुख करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। और मनीष सिसोदिया ने सरकार को राज्य के मुद्दों पर बहस करने का भी चैलेंज दिया था। शासकीय प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने इसे स्वीकार भी किया। कौशिक के जरिए चैलेंज को स्वीकार करने पर सिसोदिया ने खुशी व्यक्त की और मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर मदन कौशिक से बहस का समय भी मांगा कि आखिर कहां और किस समय बहस के लिए आना है, तो उसको लेकर समय भी तय किया जाए। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली मॉडल और त्रिवेंद्र मॉडल पर बहस शुरू हो गई। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से बहस का समय मांगा। उन्होंने बताया कि 2 दिन और 4 जनवरी में से किसी भी दिन मदन कौशिक बताएं वो बहस के लिए देहरादून आ जाएंगे। जिसके जवाब में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि वो दिल्ली जाकर मनीष सिसोदिया को त्रिवेंद्र मॉडल के बारे में बताएं। जब वो कहें दिल्ली में हमें बताएं, हम दिल्ली में उसी समय पहुंच जाएंगे और जहां वो चाहेंगे बड़े मैदान में, हम मैदान में बैठकर अपने सारी सरकार की नीति हम उनको बताएंगे कि हम कितनी योजनाएं चला रहे हैं, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं। देहरादून में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए और आदेश के अनुसार 25 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले के होटल, रेस्टोरेंट, बार और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक कार्यक्रम और पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी। वहीं एसपी सिटी श्वेता चौबे ने ये बताया है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कोरोना का अपडेट आपको देते चलें। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा। बुधवार को 564 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो गई और संक्रमितों की संख्या अब 87,000 के पार हो चुकी है। अब तक 87,940 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में बुधवार को 547 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए, यानी कि अब तक 79,888 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 90% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल कोरोना के कुल 5,507 एक्टिव केसेस हैं और राज्य में बुधवार को 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई। अब तक 1,447 संक्रमित मरीजों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है। ये पूरा आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में इस वक्त
कोरोना को लेकर क्या स्थिति है उसको लेकर तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। और अगर बात की जाए आंकड़ों की तो लगातार आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो 90% से भी ज्यादा है। रामनगर में सेना भर्ती में जाने वाले युवाओं से अस्पताल के कर्मचारियों ने 500 रुपए लेकर उन्हें कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट थमा दी। देखिए क्या है पूरा मामला। रामनगर अस्पताल के लैब कर्मचारियों ने थोड़े रुपयों के लालच में आकर पूरी सेना भर्ती को कोरोना के दलदल में धकेलने का प्रयास किया। लापरवाही की हद यहां तक रही कि अस्पताल में बीते 2 महीने से एंटीजन टेस्ट बंद होने के बावजूद आरोपियों ने युवाओं की फर्जी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट में 1 हफ्ते बाद की तारीख डालकर उन्हें एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव बताते हुए फर्जी दस्तखत और मोहर ठोक दी। रामनगर में कोविड कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में 2 महीने से कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट बंद चल रहा है। उनकी मुहर से फर्जी तरीके से रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। वहीं सेना भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि जब सेना अधिकारियों की मौजूदगी में डॉक्टरों ने युवकों की स्वास्थ्य जांच के साथ कोरोना की जांच की तो 10 युवकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिनको समय रहते आइसोलेट कर दिया गया। ये 21 तारीख में रुद्रप्रयाग जिले का रेस थी, तो 20 तारीख की रात को ही हमको पता चल गया था कि एक लिस्ट मिली थी कुछ लड़कों की जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और जिनकी 21 तारीख को आने की संभावना थी। तो 21 तारीख को क्योंकि हमको खबर पहले ही मिल चुकी थी तो इसलिए लड़कों को आइसोलेट करके यहाँ पे डॉक्टर्स को हैंडओवर कर दिया गया, जिसके बाद ये आइसोलेशन में चले गए। और ये इसका बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये देखिए सिस्टम पूरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि लड़कों के आने से पहले उनकी खबर हमको मिल गई थी और लड़के आइसोलेट समय रहते कर लिए गए। अब सवाल ये है कि पीपीपी मोड पर संचालित रामनगर सरकारी अस्पताल में महामारी को लेकर लोगों की जिंदगी से किए गए खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है। हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, लेकिन आखिर कोरोना जैसी महामारी के चलते इतनी बड़ी लापरवाही पर प्रशासन मौन क्यों है। कोटद्वार से दिलीप कश्यप के साथ अर्चना कौशल, हिंदी खबर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।